सुनीता एक बहुत ही गरीब औरत थी। उसके घर में उसकी सास और एक बेटी थी। सुनीता पूरे दिन लोगों के घरों में झाड़ू पोछा करती और अपना और अपने घर वालों का गुजारा करती। सुनीता के पति गोपी का स्वर्गवास हो चुका था। उनका कोई दूसरा सहारा भी नहीं था जो कि उनकी मदद कर सके। सुनीता की मालकिन पुष्पा बहुत ही शकी और गुस्सैल औरत थी। वो सुनीता को हमेशा काम के लिए परेशान किया करती, पर सुनीता सब कुछ बर्दाश्त करके अपने काम में लगी रहती। ऐसे ही एक दिन पुष्पा सुनीता को देर से आने के लिए सुनाते हुए बोलती है, अरे हमेशा काम से देरी से आती है और जल्दी चली जाती है। अगर यही हाल रहा ना तेरा तो मैं तेरी पगार से पैसे काट दूंगी। नहीं मालकिन, अगर आप ऐसा करेंगी तो मुझे मेरे घर वालों का खर्चा उठाना और भी ज्यादा भारी पड़ेगा। ऐसा मत करिए। अरे वो तो तेरी दिक्कत है, मुझे बस अपने काम से मतलब है। मैं तेरी वजह से अपना नुकसान नहीं करवा सकती। पुष्पा किसी न किसी तरह सुनीता को परेशान करती रहती और उससे अपना काम निकलवाया करती और उसके हालातों का मजाक भी बनाती। इसी तरह कई महीने बीत गए, पर पुष्पा का वो ही रवैया रहा और एक दिन पुष्पा ने सुनीता को चोर बताकर काम से ही निकाल दिया। मैं तुम्हें अपने घर पर काम नहीं करने दे सकती हूँ। चली जा यहाँ से और दोबारा यहाँ अपनी मनुष्य शक्ल लेकर मत आना। मालकिन, मैंने चोरी नहीं की। आपको कोई गलतफहमी हुई है। मैं भला क्यों चोरी करूँगी? मुझे पूरा यकीन है कि मेरे घर के महंगे चांदी के बर्तन तूने ही चुराए हैं। आज तक तो कभी ऐसा नहीं हुआ। जब से तू मेरे घर में काम करने आई है, मेरे घर का सारा कीमती सामान गायब हो गया है। पुष्पा सुनीता को काम से निकाल देती है और आस पड़ोस वाले जहाँ भी सुनीता काम करती, सभी जगह ये बात फैला देती है कि सुनीता एक चोर है। अब धीरे धीरे सभी ने सुनीता को काम से निकाल दिया, जिसके कारण सुनीता की सास रमा उसको एक दिन बोलती है, सुनीता, घर में खाने को भी कुछ नहीं है। तुम्हारी छोटी को भूख लगी है। उसने कल से कुछ भी नहीं खाया है। क्या करूं माँ जी? जब से पुष्पा जी ने मुझे काम से निकाला है, किसी ने भी मुझे काम नहीं दिया। सब मुझे मना कर देते हैं। हम तो बड़े हैं, भूख को समझते हैं, लेकिन ये बच्ची कब तक अपनी भूख से लड़ेगी? आप ठीक बोल रही हैं माँ जी। मैं अभी बाहर से कुछ खाने का इंतजाम करके आती हूँ। सुनीता घर से बाहर खाने की तलाश में निकल जाती है। सुनीता लोगों के घर जा जाकर मदद मांगती है, मगर कोई भी उसकी मदद नहीं करता। सभी उसे चोर समझकर डांट कर भगा देते हैं। निराश होकर वो वापस पुष्पा के पास जाती है और उससे मदद मांगती है। मालकिन, मेरी मदद कीजिए। मेरे घर में किसी ने 2 दिन से खाना तक नहीं खाया है। मुझे काम की बहुत जरूरत है। तो इसमें मैं क्या कर सकती हूँ? तुम कहीं और जाकर मदद मांगो। मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं करने वाली। जब से आपने मुझे चोर बोलकर काम से निकाला है, कोई भी मुझे काम नहीं देता। लोगों को लगता है कि मैं उनके घर का कीमती सामान चुरा लूंगी, जिसकी वजह से मेरे घर में भूखे मरने की नौबत आ गई है। जाओ जाओ, मैं इसमें कुछ नहीं कर सकती। तुम कहीं और जाकर भीख मांगो। पुष्पा उसकी मदद करने से मना कर देती है और उसे भगा देती है। सुनीता बहुत निराश होने लगती है और रोड किनारे बैठकर रोने लगती है। आते जाते लोग उसे रोते हुए देखते हैं, पर कोई भी उसकी मदद नहीं करता। सुनीता चलते हुए एक ढाबे के पास आकर रुकती है और वहाँ बैठे लोगों को खाना खाते हुए देखकर आशा भरी नजरों से उन्हें देखने लगती है। कई लोग उसे भिखारी समझकर डांट कर भगा देते हैं, पर कोई भी उसकी मदद नहीं करता। हे भगवान, मैं क्या करूं? इतनी देर हो गई पर मुझे अभी तक कहीं से खाना नहीं मिल पाया। अब मैं घर क्या जाऊं? क्या बोलूं माँ जी को? छोटी को क्या मुंह दिखाऊं? मैं उसके लिए एक वक्त की रोटी भी नहीं जुटा पाई। कैसी अभागन माँ हूँ मैं। वहाँ मेरी बच्ची भूख से बेहाल है और मैं बिना खाना लिए घर वापस कैसे जा सकती हूँ? सुनीता उस ढाबे के बाहर खड़ी होकर लोगों को देखती रहती है और किसी की मदद का इंतजार करने लगती है, पर कोई फायदा नहीं होता। कुछ देर बाद उसे एक पति पत्नी का जोड़ा दिखता है, जो खाना मंगवाकर बिना खाए ही चला जाता है। काफी देर तक वो खाना ऐसे ही पड़ा रहता है। सुनीता सबसे नजरें बचाकर उस खाने की प्लेट के पास जाती है और उस खाने की प्लेट में से सारी रोटियां उठाकर अपनी साड़ी के पल्लू में छुपा लेती है, जिसे वहाँ की मालकिन देख लेती है और उस पर चिल्लाने लगती है, कौन हो तुम और
यहाँ से क्या चोरी कर रही हो? तुम जैसे लोग यहाँ रोज कुछ ना कुछ चोरी करके जाते हो और ग्राहक हमसे लड़ाई करते हैं। नहीं नहीं मालकिन, मैं चोर नहीं हूँ, मैं तो बस यहाँ से गुजर रही थी। हाँ, हर चोर यही बोलता है कि उसने चोरी नहीं की है। तुम जैसे लोगों को मैं शक्ल देखकर ही पहचान लेती हूँ, इतना तजुर्बा तो है मुझे। ढाबे की मालकिन जबरदस्ती उसके कपड़ों की तलाशी लेने लगती है तो उसमें से कुछ रोटियां नीचे गिर जाती है और सुनीता उन्हें जल्दी से उठा लेती है। ये क्या, तुम रोटियां चुरा रही थी? नहीं मालकिन, मैं चोरी नहीं कर रही थी, वो तो उन लोगों ने इसे नहीं खाया और छोड़कर चले गए, तो मैंने बस कुछ रोटियां ले ली ताकि अपने बच्चे को खिला सकूं। मेरे परिवार ने 2 दिन से कुछ नहीं खाया है, आप इस खाने को कचरे में ही फेंक देंगी? अगर इससे मेरे परिवार का पेट भरता है तो इसमें कुछ गलत तो नहीं है ना? आप चाहो तो इसके बदले मैं आपके ढाबे का कोई भी काम करने को तैयार हूँ, लेकिन मुझे ये रोटियां दे दीजिए। ढाबे की मालकिन को बहुत बुरा लगा और अपने किए व्यवहार पर अब उसे शर्मिंदगी होने लगी। उसने सुनीता से माफी मांगी और कहा, देखो बहन, मुझे लगा कि तुमने किसी ग्राहक की कीमती चीज चुरा ली है। मुझे नहीं पता था कि तुम यहाँ खाने की तलाश में आई हो। हमें रोज इसी तरह के लोगों को देखना पड़ता है जो भीख मांगने के बहाने लोगों की कीमती चीजें चुरा कर भाग जाते हैं। नहीं नहीं मालकिन जी, मैं तो बस खाने की तलाश में थी, मुझे बहुत भूख लगी है। मेरी छोटी सी बच्ची है जिसने 2 दिन से कुछ नहीं खाया। मेरे पास ना पैसे है और ना ही कोई काम धंधा जिससे कि मैं अपना पेट भर कर खाना खा सकूं या उन्हें कुछ खिला सकूं। ढाबे की मालकिन सुनीता की ये हालत देखकर अब उस पर दया खाने लगती है। ऊपर से उसने सुनीता की हालत को जाने बिना सुनीता को बुरा भला बोल दिया था, जिसकी वजह से उसे बहुत बुरा लगता है। ढाबे वाली ने उसे अपने ढाबे पर कुछ खाना देकर वापस भेज दिया और अगले दिन फिर आने को बोला। घर आकर सुनीता ने अपनी सास और अपनी बेटी को पेट भरकर खाना खिलाया। माँ जी, मुझे माफ कर दीजिए, मुझे खाना लाने में बहुत देरी हो गई। नहीं बेटा, तुम माफी मत मांगो, माफी तो मुझे मांगनी चाहिए कि मैं बुढ़िया तुझ पर एक बोझ बन गई हूँ। जाने कब तुझे मुझसे छुटकारा मिले। नहीं माँ जी, ऐसा मत बोलिए, मैं तो इस दुनिया में अकेली रह जाती, आप ना होती तो। तब मेरी बच्ची को कौन संभालता, हमारा गुजारा कैसे होता। आपसे तो मुझे हिम्मत मिलती है, तभी तो मैं अकेले हर हालात का सामना कर सकती हूँ, उससे लड़ सकती हूँ। आप मुझ पर बोझ नहीं बल्कि मेरी हिम्मत है। सभी साथ में बैठकर खाना खाते हैं और सुबह सुनीता जल्दी उठकर घर के काम खत्म करके ढाबे पर चली जाती है और उसे उस ढाबे की मालकिन मिलती है। देखो सुनीता, कल जो हुआ उसे भूलकर अपने आने वाले कल के बारे में सोचो। तुम कुछ दिन यहाँ आकर काम करना सीख लो और यहाँ कैसे काम किया जाता है समझ लो। फिर जब तुम पूरी तरह से सीख जाओगी, मैं तुम्हें तुम्हारे लायक काम बता दूंगी। तुम हमारे साथ इसी ढाबे पर काम कर सकती हो। जी मालकिन, मुझे कोई परेशानी नहीं है, बस आप मुझे कुछ दिनों के लिए, जब तक मैं काम सीख रही हूँ, कुछ बचा कुचा खाना दे देना ताकि मेरी बेटी और मेरी सास का पेट भर सके। उसकी चिंता तुम मत करो, मैंने खाना बनाने वाले को बोल दिया है कि थोड़ा फालतू खाना बनाया करे ताकि तुम कम से कम 2 टाइम का खाना अपने घर वालों के लिए ले जाओ। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझ जैसी गरीब पर इतनी दया दिखाई। दया नहीं, कुछ समय मेरी हालत भी तुम्हारी तरह थी। उस वक्त एक भले आदमी ने मेरी मदद की थी ताकि मैं अपने पैरों पर खड़ी हो सकूं। मैं तो बस उसी का कर्ज चुका रही हूँ ताकि तुम भी मेरी तरह कोई काम खोल सको। सुनीता उस ढाबे पर काम करना सीखती है, रोज वहीं से अपने घर वालों के लिए खाना लेकर जाती है। कुछ दिनों बाद जब सुनीता ढाबे पर ग्राहकों को खाना दे रही थी, तब उसकी पुरानी मालकिन पुष्पा वहाँ आती है और ढाबे वाली को बोलती है, अरे आपने इस चोर को अपने ढाबे पर रखा हुआ है, ये आपका नाम खराब करवा देगी। ये लोगों के कीमती सामान को चोरी करती है। देखिए बहन जी, आपको किसी के बारे में बिना जाने बोलने का कोई हक नहीं है। अगर सुनीता चोरी ही कर रही होती तो आज इसकी और इसके परिवार की ये हालत ना होती। अरे ये सब तो नाटक है इसका, ये तो चोर है, चोर। अगर आपको कुछ नहीं खाना है तो आप यहाँ से जा सकते हैं। सुनीता हमारे यहाँ काम करती है और मुझे बिल्कुल नहीं पसंद है कि कोई उसके बारे में किसी भी तरह की बकवास करे। सुनीता अपने ढाबे की मालकिन की बात सुनकर भावुक हो जाती है और हाथ जोड़कर उसका धन्यवाद करती है
मैं आपकी बहुत आभारी हूँ जो आपने मुझ पर इतना भरोसा दिखाया। मैंने अपनी पूरी जिंदगी में बस रोटी की चोरी की थी, इसके अलावा मैंने कभी कोई चोरी नहीं की। मैं आपके भरोसे को कभी नहीं तोड़ूंगी मालकिन। तुम्हें मुझ पर कोई सफाई पेश करने की जरूरत नहीं है। मुझे पता है तुम चोर नहीं हो। इंसान बस अपने हालातों से हार कर मजबूर हो जाता है। पर अब तुम चिंता मत करो और अपने काम पर ध्यान लगाओ सुनीता। जी मालकिन, मैं पूरा मन लगाकर काम करूंगी और आपको कभी कोई शिकायत का मौका नहीं दूंगी। मैं खूब मन लगाकर काम करूंगी और अपनी बेटी को अच्छे से स्कूल में पढ़ाकर आपकी तरह एक अच्छा इंसान बनाऊंगी। सुनीता मन लगाकर ढाबे पर काम करने लगती है और कमाए हुए पैसों से अपनी बेटी को पढ़ाती है। ढाबे की मालकिन उसकी मदद करती है ताकि वो भी अपना खुद का कोई काम कर सके, ताकि उसे किसी के आगे हाथ न फैलाना पड़े। और कुछ दिनों के बाद में सुनीता बहुत अच्छी रोटियां बनाना सीख जाती है, जिसके बाद ढाबे की मालकिन उसे अपने घर से रोटियां बनाकर ढाबे पर सप्लाई करने का काम सौंप देती है, ताकि वो अपने घर पर बच्चों को भी संभाल सके और ढाबे पर काम भी कर सके। और ढाबे को इस तरह सुनीता के हाथ की स्वादिष्ट और फूली फूली रोटियां भी मिलने लगती है। अरे ठहर जाओ तुम सब, इन कमबख्त मरजानी मुर्गियों ने तो नाक में दम कर कर रखा है। पूरे घर में गंदगी मचा रखी है, गंदगी। आज तो मैं इन्हें छोड़ूंगी नहीं। अंडे तो देती नहीं है, बस गंदगी फैलाती हैं। ये कहते हुए लीलावती कटीले मोटे डंडे से बेचारी मुर्गियों को मारने लगती है, जिससे ठंड में वो तड़प जाती हैं। इतने में ही वहाँ सत्या आती है और कहती है, हे भगवान, माँ जी ये क्या कर रही हैं आप? बेचारी मुर्गियों को क्यों मार रही हैं? उन्होंने आपका क्या बिगाड़ा है? तभी रमेश गुस्से में दांत पीसता हुआ सत्या को देखकर कहता है, अम्मा तुम रुको, इसे तो मैं देखता हूँ। सारे फसाद की जड़ तो तू ही है। कल मुई खुद तो दहेज में एक फूटी कौड़ी तक नहीं लाई, उठा लाई तेरी गरीबी। तेरे बाप ने तो तबड़े बड़े वादे किए थे मुझे कि अपना बिजनेस करवा देगा, पर बस इन मुर्गियों को मूंग दल ने हमारी छाती पर भेज दिया। मुझे इस ठंड में अंडा बिरयानी खाने का मन है। बोल इन्हें, ये अंडा देगी? अजी कल तो शाम को बेचारी मेरी मुर्गियों ने अंडे दिए थे और मैंने सारे अंडों की आपको अंडा बिरयानी बनाकर खिलाई भी थी। रात गई बात गई, अब मुझे अभी बिरयानी खाना है। अगर तेरी मुर्गियां इस ठंड में अंडा भी नहीं दे सकती तो फिर क्या फायदा इनको यहाँ रखने का? निकल जाए यहाँ से। रमेश और लीलावती गरीब सत्या को उसकी मुर्गियों के साथ घर से धक्के मार कर निकाल देते हैं। माँ जी, इस कड़ाके की ठंड में मैं और मेरी मुर्गियाँ कहाँ जाएंगे? मुझ पर थोड़ी सी दया कीजिए भगवान के लिए। अपनों से दुत्कारे जाने के बाद गरीब सत्या अपनी मुर्गियों के साथ ठंड में सड़क पर दर बदर भटकने लगती है। सुबह से रात बीत जाती है। ठंड के मारे वो और उसकी मुर्गियाँ थरथराने लगती हैं। मैं जानती हूँ मेरी प्यारी मुर्गियों, तुम सभी को ठंड लग रही है ना? तुम सब रुको। बेचारी वो गरीब इधर उधर फूस इकट्ठा करके फुटपाथ पर ही अपना ठिकाना बनाती है और वहीं कड़ाके की ठंड में कांपते ठिठुरते सड़क पर ही उनकी रात बीतती है। अगली सुबह सड़क पर बिरयानी के ठेले पर भीड़ लगी देखकर वो सोचती है, इस ठेले के लोग तो बहुत ज्यादा भीड़ लगाकर खड़े हैं। मुझे तो अंडा बिरयानी बनानी आती है। अगर मैं भी ठंड में गर्मा गर्म बिरयानी बनाकर बेचूं तो खूब बिकेगी। मगर मेरे पास तो इतने पैसे भी नहीं हैं कि मैं 2 वक्त की रोटी खा सकूं। तो फिर बिरयानी की रेडी पर लगाने का सामान और बर्तन राशन कहाँ से आएंगे? तभी सत्या देखती है कि उसकी मुर्गी ने अंडा दिया है। मेरी मुर्गियों ने इतने सारे अंडे दिए हैं, इससे तो अंडा बिरयानी बनाकर बेच ही सकती हूँ। एक एक करके सारा सामान इकट्ठा करके अगले दिन सत्या अंडा बिरयानी की रेडी लगाती है। मुझ गरीब की रेडी पर तो अभी तक एक भी ग्राहक अंडा बिरयानी खाने को नहीं आया। ऐसी तो बिल्कुल बिक्री नहीं होगी। आवाज लगाकर देखती हूँ, अंडा बिरयानी खा लो, गर्मा गर्म स्वादिष्ट अंडा बिरयानी। आओ प्यारे प्यारे ग्राहकों, एक बार खाओगे 1000 बार मांगोगे। एकदम स्वादिष्ट और सस्ती अंडा बिरयानी खा लो।
काफी देर बाद एक ग्राहक उस गरीब बिरयानी वाले की रेडी पर आता है। बाप रे बाप, आज तो कुल्फी जमा देने वाली जितनी ठंड है। अरे अरे आइए बिरयानी वाली जी, जल्दी से गर्मा गर्म एक फुल प्लेट अंडा बिरयानी लगाइए। बस अभी लगाती हूँ साहब जी। तेरा लाख लाख शुक्रिया ऊपर वाले, कम से कम तूने एक भी ग्राहक तो मुझ गरीब अंडा बिरयानी वाली के पास भेजा। यहीं से मेरी हिम्मत बंध जाएगी। ये लीजिए साहब जी। जैसे ही ग्राहक उस गरीब की बनाई अंडा बिरयानी को खाता है तो बड़ी तारीफ करते हुए कहता है, भाई वाह, तुमने तो बड़ा ही गजब का अंडा बिरयानी बनाया है। खाकर स्वाद आ गया। ओहो, ऐसा अंडा बिरयानी तो मैंने आज तक नहीं खाया था। भाई गरीब के हाथों में भी स्वाद होता है। बहुत बहुत शुक्रिया साहब जी। तो बताओ कितने रुपए हुए इस एक फुल प्लेट अंडा बिरयानी के? पैसे लेने के बाद वो गरीब थोड़ा हिचकिचाते हुए ग्राहक से कहती है, आपके 20 रुपए बनते हैं, वही दे दीजिए साहब। भाई वाह, इतने सस्ते में इतनी स्वादिष्ट अंडा बिरयानी। फिर तो एक काम करो, 2 प्लेट पैक कर दो और 1 प्लेट अलग से अभी लगा दो। पेट नहीं भरा। जी अभी लगाती हूँ। ये सुनकर उस गरीब अंडा बिरयानी वाले के चेहरे पर थोड़ी सी खुशी आ जाती है। वो दिन भर में अपने अंडे की बिरयानी की रेडी लगाए ठंड में खड़ी कांपती रहती है और फिर रात को कचरे के पास बनाए अपने फूस की झोपड़ी में जाकर सो जाती है। अगली सुबह तड़के सुबह उठकर अंडा बिरयानी बनाकर उस फुटपाथ पर फिर से रेडी लगाती है। अंडा बिरयानी खा लो, स्वादिष्ट अंडा बिरयानी, गर्मा गर्म अंडा बिरयानी, आओ आओ प्यारे लोगों, खाओ अंडा बिरयानी। उफ, ये बर्फीली हवा तो हड्डियों में चुभ सी रही है। सुबह से अभी तक एक भी ग्राहक नहीं आया, एक प्लेट भी बिरयानी नहीं बिकी है। नमस्ते बहन जी, पहचाना? मैं कल आया था अंडा बिरयानी खाने। आपने इतनी टेस्टी अंडा बिरयानी बनाया था, मेरे दोस्तों को भी बड़ा पसंद आया। देखिए आज वो भी यहाँ खाने आए हैं। जल्दी से 3 प्लेट गर्मा गर्म बिरयानी लगा दीजिए। जी बस थोड़ी देर दीजिए साहब, अभी लगा देती हूँ। सत्या जल्दी से 3 प्लेट अंडा बिरयानी लगाकर उन्हें खाने को देती है। ऐसे ही वक्त बीतता जाता है और उसका अंडा बिरयानी का ठेला चल पड़ता है। उस कड़ाके की ठंड में भी लोगों की भीड़ उस ठेले पर अंडा बिरयानी खाने के लिए आने लगती है। भगवान की दया से मुझ गरीब की बनाई सारी अंडा बिरयानी बिकती जा रही है। कल से अब मैं और बिरयानी बढ़ाकर बेचूंगी। उसकी बढ़ती हुई आमदनी को देखकर अंडा बिरयानी बेचने वाली बिन्नी जलने लगती है। अरे ये कल की आई लुगाई के ठेले पर भीड़ जमा है। सभी को इसके हाथों की अंडा बिरयानी ही पसंद आ रही है। मेरी बिरयानी तो कोई पूछता तक नहीं। एक पैसे की कमाई नहीं हो रही। इस ठंड में कुल्फी अलग से जम गई है। अरे कुछ तो करना पड़ेगा। उस रात सत्या तो सो जाती है। उसके सोने के बाद बिन्नी ठंड और कोहरा छाया देखकर उसकी झोपड़ी पर आकर कहती है, इन मुर्गियों के दिए अंडों से ही इस गरीब बिरयानी वाली के अंडे बिरयानी का दम है। अब देखो मैं इन्हें ही चुरा ले जाऊंगी। बिन्नी उसकी दोनों मुर्गियों को चुरा ले जाती है। सुबह होने पर सत्या उन दोनों को बहुत ढूंढती है। पता नहीं मेरी दोनों मुर्गियां कहाँ चली गई। हर जगह ढूंढ लिया उन्हें। लगता है दाना चुगते हुए दूर निकल गई हैं। शाम तक आ जाएंगी। अगर उन्हें खोजने निकली तो आज बिरयानी का ठेला बंद पड़ जाएगा और मेरे ग्राहक टूट ना जाए। ये पापी पेट एक गरीब से क्या कुछ नहीं करवाता। सत्या बिरयानी का ठेला लगाती है और इस बार बिन्नी और चिढ़ जाती है। हर दिन की तरह ये मरजानी फिर मुंह उठाकर बिरयानी बेचने चली आई। आज भी इसके आगे मेरी बिरयानी नहीं बिकेगी। उस रात बिन्नी एक बार फिर उसकी झोपड़ी में आती है और इस बार उसकी सभी मुर्गियों को चुराकर ले जाकर दूर छोड़ आती है। अरे अरे जाओ मुई, तुम मुर्गियों के अंडों ने मेरा धंधा चौपट कर रखा है। अब देखती हूँ कैसे ये गरीब अंडा बिरयानी वाली बिरयानी बेचती है। उस दिन बड़ी खुशी के साथ बिन्नी अंडा बिरयानी बनाकर बेचती है। वहीं ठंड में कांपते हुए झोपड़ी के बाहर बैठी सत्या अपनी मुर्गियों के आने का इंतजार करती है। पता नहीं मेरी सारी मुर्गियाँ कहाँ चली गई।
एक भी अंडा नहीं है। कितनी मुश्किल से तो मैंने यहाँ पर अपना गुजर बसर करना शुरू किया था। सत्या दुकान से अंडे खरीद कर बिरयानी बनाकर बेचती है। आइए आइए खाइए, ठंडे ठंडे मौसम में गर्मा गर्म बिरयानी खाइए। ये ना स्वीटी फिर आ गई, आज तो मैं इसे छोड़ूंगी नहीं। तभी बौखलाकर अभी बिन्नी उसके ग्राहकों को भड़काने लगती है। इतने में उसकी लालची सास लीलावती और पति रमेश भी आ जाते हैं। अरे ओ बाबूजी, साहब जी, अरे इसकी अंडा बिरयानी मत खाओ, ये नकली है और कई दिनों के खराब अंडों की बिरयानी बनाती है। हाजमा बिगड़ जाएगा, फिर मुझसे मत कहना गुसल खाने में घुसे रहोगे तो। बहन जी, ये क्या कर रही हो? इसका मतलब तो तुम हमें इतने दिनों से बासी बिरयानी खिला रही थी। नहीं, ये झूठ है। बिन्नी, आखिर तुम ऐसा झूठ क्यों बोल रही हो? अरे हम तो एकदम सच बोल रहे हैं साहब जी, ये एकदम बासी बिरयानी बनाती है। यकीन ना हो तो इनसे पूछ लो। हाँ हाँ बाबूजी, बिन्नी एकदम 100% सच बोल रही है। मेरी ये गरीब बहू पहले भी ऐसे ही कई दिनों की सड़ी अंडा बिरयानी हमें खिलाती थी ताकि हम मर जाए। हो गया यकीन। अरे ये लीजिए, एकदम ताजा बिरयानी मिलेगी आपको यहाँ पर। नहीं नहीं, रुक जाइए, आप सभी कहाँ जा रहे हैं? ये झूठ बोल रही है, ये झूठ बोल रही है। बिन्नी के भड़काऊ बातों में आकर सारे ग्राहक उस गरीब अंडा बिरयानी वाले के पास से जाने लगते हैं और बिन्नी की बिरयानी खाते हैं। मगर सत्या के हाथों जैसा स्वाद बिरयानी में ना होने के कारण 2 ही दिन बाद ग्राहक फिर से उसी के रेड़ी पर आने लगते हैं, जिसे इस बार बिन्नी उसकी झोपड़ी में आग लगाने की ठान लेती है। बस बहुत हो गया, आज तो हम ई का राम नाम सत्य कर देंगे। नाक में दम कर दिया है इसने। हमारा पहला प्लान फेल हुई गवा, लेकिन आज नहीं। जलन और चिढ़ के मारे बिन्नी बेचारी गरीब अंडा बिरयानी वाले की झोपड़ी में आग लगा देती है और सत्या जाग जाती है और झोपड़ी को धू-धू करते जलते देखकर बहुत रोती है। मेरा घर जल गया, अरे कोई पानी लाओ, कोई पानी लाओ, सब बर्बाद हो गया। बिन्नी, तू यहाँ, ये सब तूने किया? अरे क्या मिला तुझे ऐसा करके, मुझ गरीब के पेट पर लात मार के? तुम्हारे आने से पहले हमारी बिरयानी का ठेला एकदम धड़ाधड़ चलत था, मगर जब से तुमने अपनी अंडा बिरयानी का ठेला इस ठंड में शुरू किया, मेरी एक प्लेट बिरयानी तक नहीं बिकती। जिसकी जुबान से सुनो तेरा ही नाम आता है। क्योंकि मैं गरीब होकर भी अपना काम ईमानदारी से करती हूँ, जबकि कई दिनों की बासी बिरयानी तुम उन्हें खिलाकर धोखाधड़ी करती हो। समझी? किसी ग्राहक को ठगना सही बात नहीं है बिन्नी। मेहनत और ईमानदारी का 1 रुपया भी बेईमानी के लाखों रुपयों से बेहतर है। एक बार ईमानदार बनके देखती तो। तुम ठीक कह रही हो दीदी, मुझे बस ज्यादा से ज्यादा कमाने का लालच था, लोगों का सोचा ही नहीं। मगर अब मैं ईमानदारी से अपना व्यापार चलाऊंगी और कमाऊंगी। इसके बाद बिन्नी के मन में जैसे जलन और लालच मिट जाता है। अगले दिन सत्या एक नई उम्मीद के साथ अंडा बिरयानी बनाकर बेचती है और देखते ही देखते उस गरीब का खोला गया छोटा सा व्यापार सभी के बीच खूब नाम कमाता है। आज अंडा बिरयानी के उस एक रेडी से उस गरीब ने अंडा बिरयानी के बाद एक बड़ा सा रेस्टोरेंट खोला, जिसे कई लोग मिलकर चला रहे हैं।